स्वागत है दोस्तों गुरुजी स्टडी सेंटर में आपका। आज है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन संपूर्ण एनसीईआरटी और एससीईआरटी का निचोड़ है, इससे बाहर कुछ नहीं दोस्तों। एक नज़र सब कवर, ये है प्रश्नों का तांडव। दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्नों का तांडव। आज करेंगे प्रश्नों का धुआं धुआं, इससे बाहर कुछ नहीं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये संपूर्ण एनसीईआरटी का निचोड़ है दोस्तों, इसको एक बार देख लीजिए, इसी से क्वेश्चन फंसेंगे, एक बार देख लीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना देर किए हुए प्रश्नों का तांडव। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है? निम्नलिखित में से कौन सी बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है? दोस्तों हमारा विकल्प है, एक दुकान जहां उद्योगपति द्वारा निर्मित वस्तुएं बेची जाती हैं। बी, एक उद्योग द्वारा उत्पादित एक खास किस्म की वस्तु का संभावित व्यापार है। सी है, एक माल जो उत्पाद बेचता है। और डी है, एक स्थानीय जगह जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूल प्रेरक स्थितियां होती हैं। तो दोस्तों हमारा आंसर सही हो जाएगा, हमारा आंसर सही हो जाएगा डी। आंसर हमारा सही हो जाएगा डी। दोस्तों बाजार वह है जहां क्रेता और विक्रेता दोनों होते हैं, उसको बाजार कहते हैं। जहाँ क्रेता और विक्रेता होंगे दोस्तों वही बाजार होगा। जहाँ क्रेता और विक्रेता होंगे वही बाजार होगा दोस्तों। बिना क्रेता विक्रेता के बाजार नहीं होगा। इसलिए हमारा सबसे सही विकल्प होगा एक स्थानीय जगह जहाँ उद्योग स्थापित करने की अनुकूल प्रेरक स्थितियाँ हों, मतलब जहाँ क्रेता और विक्रेता दोनों हों दोस्तों, जहाँ क्रेता और विक्रेता दोनों हों, विक्रेता दोनों हों। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है? प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? हमारा विकल्प है कृषि, व्यापार, मछली पालन, खनन। दोस्तों कौन सा हो जाएगा हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है, प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। दोस्तों यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। तीसरा है दोस्तों तृतीयक क्षेत्र। तीसरा है दोस्तों तृतीयक क्षेत्र। अब दोस्तों प्राथमिक में कौन सा आता है? पहले वाले में आता है कृषि। इसको देख लीजिए दोस्तों, अब खुद आंसर देंगे, खुद देंगे दोस्तों। कृषि, मछली पालन और है ये मछली पालन है, व्यापार है पहले वाले में। दूसरे वाले में है, सॉरी दोस्तों, ये पहले वाले में है कृषि, मछली पालन और खनन। कृषि, मछली पालन और खनन, जिसको खुदाई करके निकाला जाता है उसको खनन कहते हैं, खनन। और दूसरे वाले में है जिसको द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, इसमें है व्यापार और वाणिज्य। और तीसरे वाले में है दोस्तों बैंक, बीमा इत्यादि। बैंक है, बीमा है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये सब है जो तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो अब आप बताइए दोस्तों हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा?
अब हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। प्राथमिक कौन सी प्राथमिक गतिविधि नहीं है दोस्तों? कृषि हमारा प्राथमिक में ही आ जाएगा, मछली पालन आ जाएगा प्राथमिक में, खनन आ जाएगा प्राथमिक में। तो हमारा कौन सा नहीं होगा? व्यापार। व्यापार दोस्तों किस में है? द्वितीय क्षेत्र में है। व्यापार हमारा द्वितीय क्षेत्र में है। व्यापार हमारा द्वितीय क्षेत्र में है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। PHC का क्या अर्थ है? PHC का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसमें फुल फॉर्म कौन सा होगा PHC का? PHC का पब्लिक हेल्थ कोर्ट, पब्लिक हेल्थ सेंटर, पब्लिक हेल्थ कारपोरेशन, पब्लिक हेल्थ कारपोरेशन, डी है प्राइवेट हेल्थ सेंटर। कौन सा हो जाएगा हमारा PHC का अर्थ? PHC का अर्थ हो जाएगा दोस्तों पब्लिक हेल्थ सेंटर। PHC का हो जाएगा पब्लिक हेल्थ सेंटर, पब्लिक हेल्थ सेंटर, TRE, पब्लिक हेल्थ सेंटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय होगा। दोस्तों यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय होगा दोपहर में। तो दोपहर में भारतीय मानक समय क्या होगा दोस्तों? विकल्प है हमारा 3 बजे होंगे, 3:30 बजे होंगे, 2 बजे होंगे, 2:30 बजे होंगे। तो हमारा कौन सा सही होगा दोस्तों? हमारा भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से समय से 5.5 घंटा आगे है दोस्तों। 5.5 घंटा आगे है। तो अब बताइए दोस्तों हमारा कौन सा सही होगा? लंदन में अगर 10 बजे होंगे तो भारत में कितना बजा होगा? इसमें प्लस कर दीजिए 5:30। कितना हो जाएगा हमारा? हो जाएगा दोस्तों 3:30। अगर लंदन में 10 बजे होंगे सुबह के तो भारत में दोपहर के 3:30 बजे होंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 और 6, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ने के उपरांत अगले 2 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। दोस्तों चलते हैं। 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थीं। उन्होंने किताबें लिखीं, पत्रिकाएं निकालीं, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी के शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह। दोस्तों ये हमारा पैराग्राफ से आएगा क्वेश्चन और इसका आंसर देना होगा, इसी पैराग्राफ से आंसर देना होगा। तो चलते हैं दोस्तों आंसर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, महिलाओं के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेद के आधार पर गलत है? दोस्तों हमारा विकल्प है, स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ने के लिए सभी समुदायों से अनेक महिलाएं आगे आए थे। दोस्तों ये सही है। बी है, महिलाओं को राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ था। ये भी सही है। सी है, महिलाओं के लेखन को सराहा नहीं गया। डी है, अब महिलाओं ने अपने राजनीतिक अधिकारों सहित अपने अधिकारों की मांग के लिए आवाज़ उठाई। दोस्तों ये भी सही है। हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी, महिलाओं के लेखन को सराहा नहीं गया। दोस्तों ये ऐसा नहीं था, महिलाओं के लेखन को सराहा गया था। आप देख सकते हैं अनुच्छेद में, आप देख सकते हैं। उन्होंने किताबें लिखी, पत्र पत्रिकाएं निकाले, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया।
दोस्तों यहाँ सराहा गया उनके लेखन को। आगे चलते हैं। आगे है भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों के नेताओं द्वारा प्रयुक्त रणनीति से संबंधित ऊपर दिए गए सारांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बेहतर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। दोस्तों कौन सा सबसे बेहतर निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इसमें हमारा विकल्प है स्त्रियों और पुरुषों को लेन देन की नीति का अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बी है भारतीय महिलाएं अपने भाषणों द्वारा अनेक लोगों को आंदोलन में शामिल कर सकती थीं। सी है राष्ट्रवादी नेताओं ने महिलाओं को उनके अधिकार दिलवाने के लिए समर्थन मांगा और वादा किया कि स्वतंत्रता के बाद उन्हें वोट देने का अधिकार दिलवाएंगे। डी है स्त्रियों की भागीदारता स्वतंत्रता संघर्ष को और अधिक आकर्षक बनाएगी। दोस्तों इसमें हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसमें हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? दोस्तों हमारा आंसर सही हो जाएगा सी। इसमें हमारा आंसर सही हो जाएगा सी। इसमें हमारा आंसर सही हो जाएगा सी। दोस्तों राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के नायकों ने महिलाओं को उनके अधिकार दिलवाने के लिए उनसे समर्थन मांगा था और ये वादा किया था कि स्वतंत्रता के बाद उन्हें वोट देने का अधिकार दिलवाएंगे। दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं इस अनुच्छेद में देखिए, राष्ट्रवादी नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुष और महिलाओं को वोट अधिकार दे दिया जाएगा। ये वोट का अधिकार दे दिया जाएगा कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना होगा। दोस्तों ये है। अगला चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हमारा आंसर सही हो जाएगा कौन सा है? सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संरचना और व्यवहार की यह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है कहलाती है। क्या कहलाती है? संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है उसे प्रताड़ित करता है, शोषित करता है कहलाती है। दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा आंसर? पितृसत्तात्मक परिवार में महिलाओं पर शोषण होता है। पितृसत्तात्मक परिवार में महिलाओं पर शोषण होता है। यहाँ परिवार का मुखिया पुरुष होता है। इस समाज में पुरुष प्रधानता होती है। दोस्तों इस समाज में पुरुष प्रधानता होती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के बारे में गलत है? प्रशस्ति राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ये ज्ञानी कवि विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी। बी है प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। सी है ये जिस काल से संबंधित हैं उस काल के इतिहास के मूल्यवान खोज हैं। डी है प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा इसमें प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। प्रशस्ति पत्र को राजा स्वयं लिखा करते थे जिसमें वो अपने कार्यों का वर्णन लिखा करते थे। उस समय की उपलब्धियों को लिखा करते थे। राजा उस समय की उपलब्धियों को लिखा करते थे। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है? सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है। दोस्तों हमारा विकल्प है सामाजिक तंत्रों और सामाजिक समूहों को लक्ष्य बनाना। सामाजिक तंत्रों और सामाजिक
समूहों को लक्ष्य बनाना। बी है व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्रजाल वाली साइटों पर उत्पादों का विज्ञापन देना। सी है जनसाधारण के सदस्यों को ऐच्छिक सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहने हेतु अभिप्रेरित करना। डी है चूंकि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं इसलिए उनकी अभिवृत्ति और मानसिक धारणा को बदलना। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा इसमें हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों बी व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्रजाल वाली साइटों पर उत्पादों का विज्ञापन देना। ये दोस्तों सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है, ये सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है दोस्तों। सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य होता है समाज में जागरूकता फैलाने तथा उन्हें शिक्षित करने के लिए। दोस्तों सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य होता है उस वस्तु के बारे में सामाजिक जागरूकता फैलाना और उनको शिक्षित करना, लोगों को शिक्षित करना, ये उसका उद्देश्य होता है, न कि भ्रमजाल फैलाना। व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्रजाल वाली साइटों पर उत्पादों का विज्ञापन देना। दोस्तों ये हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा हमारा पत्रिकाएं। डी पत्रिकाएं। 19वीं शताब्दी में दोस्तों पत्र पत्रिकाओं के विकास ने ही सामाजिक रीति रिवाज 19वीं शताब्दी में पत्र पत्रिकाओं के विकास ने ही हमारे सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बाद वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया। इन्हीं के माध्यम से लोग वाद विवाद और चर्चाएं किया करते थे। यही एक माध्यम था जिससे लोग वाद विवाद और चर्चाओं का सहारा लेते थे। आगे चलते हैं दोस्तों। बंगाल में प्रायः उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। बंगाल में प्रायः उन व्यक्तियों तथा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। दोस्तों हमारा विकल्प है समाज में अद्भुत वास्तुकला का प्रदर्शन करने के लिए। बी है परिवेश का महत्व बढ़ाने के लिए। सी है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए। डी है यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। दोस्तों हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा आंसर सही हो जाएगा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए। बंगाल में प्रायः उन व्यक्तियों तथा समूहों के द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता, अपने धर्म को घोषित करने के लिए तथा अपने धर्म के अनुयायियों को बढ़ाने के लिए उस समय बंगाल में मंदिरों की स्थापना की जा रही थी। अगला है राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होना के बारे में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे? विकल्प है हमारा वे सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे, अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे, वे लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेताओं की सहायता लेते थे, वे लोकप्रिय सामाजिक वातावरण की सहायता लेते थे।
दोस्तों हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा इसमें दोस्तों हमारा आंसर सही हो जाएगा, अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। दोस्तों राजा राम मोहन राय ने उस कुप्रथा को दूर करने के लिए, उस सामाजिक अन्याय को दूर करने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए, वो अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए वे प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक का या वाक्य का प्रयोग करते थे। दोस्तों इसी प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने एक 1828 में, दोस्तों राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1828 में दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज की स्थापना की 2828। दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। अगला है दोस्तों पेपर कापी, पेपर पेन ले लीजिए और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोट कीजिए। दोस्तों ये परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, इसको जरूर देखिए दोस्तों, जरूर परीक्षा में आएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। ए है कृषि, अंगूरों की खेती, उद्यान कृषि, फसल उगाना और खेती करना। सी है मत्स्य पालन, फूल फल और सब्जियां उगाना। डी है द्राक्षा कृषि या मछली पालन, द्राक्षा कृषि या मछली पालन। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, इसमें कौन सा हो जाएगा? कृषि। कृषि में क्या किया जाता है दोस्तों? खेती में फसल उगाना और खेती करना। उद्यान कृषि, उद्यान कृषि में क्या होगा दोस्तों? उद्यान कृषि, उद्यान का मतलब बागीचा, ऐसी खेती जिसमें जो बागीचे के रूप में की जाए उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे दोस्तों फूल फल और सब्जियां, फूल फल और सब्जियां उगाना। सी है मत्स्य पालन, तो इससे सीधा पता चलता है मत्स्य पालन से मछली पालन। द्राक्षा कृषि, द्राक्षा, द्राक्षा कृषि किससे संबंधित है दोस्तों? ये अंगूरों की खेती से संबंधित है। द्राक्षा कृषि अंगूरों की खेती से संबंध है। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना था तो ऊपर ही मिलान करनी है दोस्तों, ये आ नहीं रहा था वहाँ, यहाँ देख लीजिए इसको। ए का कौन सा सही है? ए का दूसरा सही है। इसमें देखते हैं ए का दूसरा कौन है। 2 है ए में। अब आगे बढ़ते हैं। उद्यान कृषि, उद्यान कृषि में कौन सा है? फसल उगाना और खेती करना, ये नहीं है। फूल फल और सब्जियां उगाना उद्यान कृषि में है। बी का तीसरा, बी का तीसरा कौन सा है? पहले में है। ए का दूसरा पहले में है, बी का तीसरा है। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ए, हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि, ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि वे इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे। शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। ये उनके समृद्ध योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे। ये उनके समृद्ध योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे। डी है इनके पास आसपास लकड़ी, ईंटों या पत्थरों की उपलब्धि थी। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा बी। दोस्तों उस समय महाजनपदों की संख्या 16 थी। उस समय महाजनपदों की संख्या 16 थी। ये भी पूछा जाता है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। महाजनपदों की संख्या 16 थी। की संख्या कितनी थी दोस्तों? 16 थी। ये सभी राज्य अपने अपने राज्यों की मजबूती के लिए किलाबंदी किया करते थे, जिससे कि किसी बाहरी राज्य का आक्रमण न हो सके
वो अपनी सुरक्षा कर सकें, इसलिए वो किलाबंदी किया करते थे। अगला क्वेश्चन है, उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं। बी, कस्बे विकसित हो सकें। सी, सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहन से उनका लाभ कम हो। अगला क्वेश्चन है, अगला विकल्प, वे अपने मूल स्थान को विकसित कर सकें। वे अपने मूल स्थान को विकसित कर सकें। तो दोस्तों हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा इसमें हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं। ए, वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं तब वे अपने उद्योगों को स्थापित करते हैं। दोस्तों कोई भी उद्योगपति जब तक सरकार की अनुकूल नीतियों को नहीं पाएगा, कोई भी उद्योगपति जब तक सरकार की अनुकूल नीतियों को अपने कारोबार के लिए नहीं पाएगा, तब तक वह अपना उद्योग स्थापित नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, लगभग 3900 वर्ष पूर्व आकस्मिक नगर हड़प्पा आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक कारण है? तो दोस्तों बताइएगा। जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण, जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण। बी है मवेशी का मतलब पशुओं के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया। सी है नदियां सूख गईं जिसके कारण नगर समाप्त हुए। डी है नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता और लड़ाई। तो दोस्तों हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? यह है दोस्तों, इसका ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा कारण नहीं है। इसमें पूछा है दोस्तों कौन सा कारण नहीं है, तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी हमारा आंसर हो जाएगा। मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों के द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गई, इसलिए ये सभ्यताएं खत्म हो गई। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसका कारण है जंगलों का विनाश और बाढ़, नदियों का सूख जाना, और जो वहाँ के छोटे छोटे जो राज्य थे वो आपस में लड़ाई करने लगे, जिसकी वजह से ये समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? दोस्तों इसमें आंसर दीजिएगा दोस्तों। इसमें आंसर होगा दोस्तों, उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी। बी आंसर होगा, उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी। दोस्तों ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? तो आंसर हो जाएगा, उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मंदिरों को के केंद्र के रूप में माना जाता है। मध्यकालीन भारत में मंदिरों को के केंद्र के रूप में माना जाता है। कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? ए है सांस्कृतिक गतिविधियां, बी है बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार, सी है सूफी आंदोलन, डी है वास्तुकला। दोस्तों कौन सा सही होगा? मध्यकालीन भारत में मंदिरों को के केंद्र के रूप में माना जाता है। किसके केंद्र के रूप में माना जाता है दोस्तों मध्यकाल में?
मध्यकाल में, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों सांस्कृतिक गतिविधि। सांस्कृतिक गतिविधि मध्यकाल में भारत के मंदिरों को सांस्कृतिक गतिविधि के केंद्र के रूप में माना जाता था। अगला क्वेश्चन है गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा कारण था? गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा कारण था? हमारा विकल्प है उसे मंदिर की वास्तुकला पसंद नहीं थी, उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की, वह किसी अन्य उद्देश्य के लिए मंदिर का प्रयोग करना चाहता था, वह वहाँ एक महल बनाना चाहता था। दोस्तों हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा आंसर सही हो जाएगा बी, उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की। दोस्तों ये महमूद गजनवी ऐसा है जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था दोस्तों, आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था। और ये 17वां आक्रमण था जब उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ये 17वां आक्रमण था दोस्तों, 17वां आक्रमण था जब उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि महमूद गजनवी ने किस मंदिर पर आक्रमण किया था? तो वो था सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर दोस्तों ये आता है, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। जब भी प्रैक्टिस कीजिए तो कॉपी और पेन आपके हाथ में हो और क्वेश्चन को नोट करते जाइए, जिससे ये क्वेश्चन कभी भूले ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? पहला विकल्प है हमारा वे प्रायः ताड़पत्रों पर लिखी हुई थी, वे प्रायः ताड़पत्रों पर लिखी हुई थी, वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत हैं, वे हस्तलिखित थीं और उसके बाद मुद्रित की गई थीं, कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकेरी गई थीं। दोस्तों यहाँ हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ये है संदर्भ में सही नहीं है दोस्तों, सही नहीं है। क्या पूछा है? सही नहीं है, सही नहीं है पूछा है दोस्तों। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल में केवल ताड़पत्र ही उस काल को जानने का स्रोत हुआ करता था। उस काल को जानने के और बहुत सारे स्रोत थे, केवल ताड़पत्र ही नहीं था, शिलालेख भी था। शिलालेख जिसको पत्थरों पर लिखा जाता था, यह भी था। उस समय के और बहुत सारे चीज़ थे जिससे इतिहास का पता चलता था। तो ये सही नहीं है। उस समय वे प्रायः ताड़पत्रों पर लिखी हुई थीं, ये सही है। वे हस्तलिखित थीं और उसके बाद मुद्रित की गई थीं, ये भी सही है। कुछ हस्तलिपियाँ पत्थर या धातु पर उकेरी गई। दोस्तों पत्थर या धातु पर उकेरी गई, लिखी गई, ये भी सही है। उस समय केवल उस काल का मुख्य स्रोत केवल वही नहीं थी, केवल प्राचीन हस्तलिपि नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अनुच्छेद से है, पैराग्राफ से है, जिसको पढ़ के इसका उत्तर देना है।
नीचे दिए गए अनुच्छेदों को पढ़ने के उपरांत अगले 3 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। दोस्तों प्रश्न ऐसे ही आएंगे, यही नहीं आएंगे, ऐसे ही आएंगे, इसलिए दोस्तों इसको ध्यान से पढ़िए। शायद आपने अपने छात्र छात्राओं या बच्चों को कहते सुना होगा कि नागरिक शास्त्र बड़ा बोरिंग है। ये पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा और इसका नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। इस अनुच्छेद में तालमेल नहीं बैठा पाता वाक्यांश किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? तालमेल नहीं बैठा पाता किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? दोस्तों इसमें हमारा आंसर कौन सा सही होगा? विकल्प है हमारा वास्तविक जीवन में क्या होता है और पाठ्य पुस्तकों में वे क्या पढ़ते हैं, बच्चे इनमें संबंध नहीं जोड़ पाते। बी है यह इससे संबंधित है कि नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकें किस प्रकार लिखी और प्रयोग में लाई जाती हैं। सी है सामान्यतः विद्यालयी शिक्षा और विशेष रूप से नागरिक शास्त्र के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति से संबद्ध है। डी है विद्यालयों में नागरिक शास्त्र का शिक्षण नीरस है। तो दोस्तों हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तालमेल नहीं बिठा पाता, इसका क्या मतलब होगा? तालमेल नहीं बैठा पाता, इसका मतलब होगा कि वह वास्तविक जीवन में क्या हो रहा है, वास्तविक जीवन में क्या होता है और अपनी पाठ्य पुस्तक में वे क्या पढ़ते हैं, बच्चे इनमें संबंध नहीं जोड़ पाते। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। कक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा है और जीवन में क्या हो रहा है, इसमें वे तालमेल नहीं बैठा पाते, इसमें वे संबंध नहीं बना पाते कि हम कक्षा में पढ़ क्या रहे हैं और हमारे वास्तविक जीवन में क्या हो रहा है। तो दोस्तों इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु की नीरस और उबाऊ प्रस्तुति को शिक्षक के द्वारा जीवंत बना सकते हैं। विकल्प है हमारा अमूर्त पक्षों पर कम महत्व देने, नीरस अवधारणाओं की विस्तृत व्याख्या, कठिन अवधारणाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए लघु परीक्षाओं की सहायता, वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्सों पर वाद विवाद और चर्चा। किस प्रकार इसको जीवंत बना सकते हैं, इसको रोचक बना सकते हैं? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा डी, वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्सों पर वाद विवाद और चर्चा करके हम नागरिक शास्त्र को एक रोचक विषय बना सकते हैं, एक जीवंत विषय बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है? नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है? दोस्तों इसमें कौन सा सबसे बेहतर होगा जो नागरिक शास्त्र की शिक्षा को अपनी कक्षा में अच्छे से प्रस्तुत करने पर जोर देता है? ए है शिक्षिका किस्सों और लघु कथाओं से जोड़ते हुए विषय को रोचक बनाती है, लेकिन पाठ्यपुस्तक और व्याख्यान पद्धति में उसका दृढ़ विश्वास है। बी है शिक्षिका अत्यंत सतर्कता से पाठ्य योजना का पालन करती है और नोट्स बनाने के लिए अनेक संदर्भ पुस्तकों का प्रयोग करती है। सी है शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करती है और वास्तविकता में वे क्या देखते हैं इनके साथ पाठ्यपुस्तक में दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है। डी है शिक्षिका समस्त बातों को विस्तार से समझाते हुए नागरिक शास्त्र की पूरी पाठ्यपुस्तक पढ़ाती है और विद्यार्थियों को भली प्रकार से तैयार करती है। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा सी हमारा आंसर सही हो जाएगा। हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। वह विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करती है और वास्तविकता में वे क्या देखते हैं इनके साथ पाठ्यपुस्तक में
दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए उन्हें प्रेरित करती है, उनको बताती है कि वो उसको किस तरह से जोड़ें और कैसे देखें जिससे कि विषय उनका रोचक बन सके। ये हो जाएगा हमारा सही आंसर सी। अगला है, भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया था? विकल्प है हमारा सर्वेक्षण करने की प्रथा, भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा, स्थानीय जनसंख्या का शोषण करने की प्रथा, डी है सैन्य अभियान की प्रथा। हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा, भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा। इसके अंतर्गत दोस्तों, इसके अंतर्गत भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा के अंतर्गत आता था बंदोबस्त प्रणाली, आता था बंदोबस्त प्रणाली, बंदोबस्त प्रणाली, और था रैयतवाड़ी तथा महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी तथा महालवाड़ी, महालवाड़ी। ये भू राजस्व वसूल करने की प्रथाएं थी जो अलग अलग थी, जिसके राजस्व अलग अलग थे, जिसके कर अलग अलग थे। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित आरेख में कौन सा तीर दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है? कौन सा तीर दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है? यह है दोस्तों उत्तर, नीचे दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ये इन दोनों के बीच का कोण है। अगला विकल्प देखते हैं, किस दिशा को दर्शाना था? आरेख में कौन सा तीर दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है? दोस्तों दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी होगी? ई और सी के बीच में डी, ई और सी के बीच में जो दिशा है वो दक्षिण पूर्व दिशा है। दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच में डी। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी। हमारा आंसर सही हो जाएगा डी। ये दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकल्प है हमारा वन अथवा वनस्पति आवरणों के द्वारा भूमिगत जल के स्तर को सुधारा जा सकता है। बी है पृष्ठीय प्रवाह को नियंत्रित करना जल संरक्षण तरीकों में से एक है। सी है स्प्रिंकलर वाष्पीकरण को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करते हैं। डी है जल अनवीकरणीय संसाधन, जल अनवीकरणीय संसाधन। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत है। इसमें पूछा है कि जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पूछा है इसमें जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जल अनवीकरणीय संसाधन, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, एक मानचित्र एक ऐसे पैमाने का प्रयोग करता है जिसमें मानचित्र में 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर के 1 सेंटीमीटर धरती पर 20 मीटर के बराबर है। यदि मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो तो उनके बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी? दोस्तों इसको देख लीजिएगा, यह है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितने? 20 मीटर के, 20 मीटर के। यदि मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो उनके बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर है,
तो 5 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच की दूरी है 5 सेंटीमीटर, तो इसकी वास्तविक दूरी क्या होगी 5 गुणे 20 कर देंगे तो आ जाएगा 20 पचे 100, 20 पचे 100 मीटर। हमारा आंसर कौन सा सही होगा, सी हमारा आंसर सही हो जाएगा 100 मीटर। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा है, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का क्या आधार है? तो दोस्तों हमारा विकल्प है, इसका आधार यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। इंग्लैंड का इतिहास भी इसी रूप में लिखा गया। ब्रिटिश लोग समझते थे कि वे इतिहास के उस बिंदु पर सर्वाधिक ज्ञानवान थे और इसलिए उन्होंने इस विभाजन का प्रयोग किया। यह याद करने में सुविधाजनक और सरल है, यह याद करने में सुविधाजनक और सरल है। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए। यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। इस विभाजन का यही आधार था। अगला है, औद्योगिकरण को पढ़ाने के लिए 4 अलग शिक्षिकाओं द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रीय उपागमों में से कौन सा सबसे उचित है? ए है, शिक्षिका कक्षा को चुपचाप पूरा पाठ पढ़ने के लिए और यदि उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो प्रश्न पूछने के लिए कहती है। बी है, शिक्षिका पाठ्यपुस्तक की समयातीत महत्ता में विश्वास करती है और वह प्रत्येक शब्द की व्याख्या करते हुए तथा विद्यार्थियों से बोध प्रश्न पूछते हुए पढ़ाती है। सी है, शिक्षिका पाठ्यपुस्तक की समयातीत शिक्षिका पाठ्यपुस्तक की सी है, शिक्षिका सी है दोस्तों, यहाँ से है, ये सी का विकल्प यहाँ से है। शिक्षा शास्त्र शिक्षिका शिक्षा शास्त्र के बहु उपागमों से परिचित है और वह अवधारणाओं को प्रदर्शित करने के लिए नज़दीकी क्षेत्र के उद्योग का भ्रमण कराने की योजना बनाती है, समूहों में मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करवाती है और बाद में पूर्ण रूप से उपसंहार करते हुए निष्कर्ष निकालती है। तो दोस्तों हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा इसमें हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? इसमें हमारा आंसर सही हो जाएगा सी। इसमें हमारा आंसर सही हो जाएगा सी। दोस्तों ये सी वाला विकल्प यहाँ से शुरू है, यहाँ से, ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों हमेशा बच्चों को सकारात्मक बताते हैं, न कि रटवाने पर जोर देते हैं। उनको करके सिखाना है, करके सीखने पर जोर देना है। हमारी जो शिक्षा पद्धति है ये करके सीखने पर जोर देती है, न कि रटवाने पर जोर देती है। तो इसलिए हमारा विकल्प ये वाला सही हो जाएगा कि शिक्षिका शिक्षा शास्त्र के बहु उपागमों से परिचित है और वह अवधारणाओं को प्रदर्शित करने के लिए नज़दीकी क्षेत्र के उद्योगों का भ्रमण कराने की योजना बनाती है और समूहों में मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करवाती है और बाद में पूर्ण रूप से उपसंहार करते हुए निष्कर्ष भी निकलवाती है। ये करके सीखने पर आधारित है, इसलिए हमारा विकल्प सही हो जाएगा सी। अगला है, नील खेती की 2 मुख्य प्रणालियां हैं। नील खेती की 2 मुख्य प्रणालियां हैं। ए है निजी और रैयती, बी है खरीफ और रबी, सी है निज और सीढ़ीनुमा खेती और डी है निज और किज। हमारा आंसर हो जाएगा ए निज और रैयती। यह नील की कृषि की 2 मुख्य प्रणालियां हैं, निज और रैयती। अगला है 31 और 32, यह भी अनुच्छेद पढ़ना है और इसी अनुच्छेद में से आपको आंसर देना है। इसी अनुच्छेद में से आपको आंसर देना है। सामाजिक विज्ञान के बारे में आम धारणा है, यह एक अनुपयोगी विषय है। इसके परिणाम स्वरूप निम्न स्वाभिमान कक्षा संपादन को प्रभावित करता है। ये पढ़ लीजिएगा। चलते हैं प्रश्नों की तरफ।
निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त सारांश के सार को सबसे बेहतर तरीके से संप्रेषित करता है? उपरोक्त सारांश के सार को सबसे बेहतर तरीके से संप्रेषित करता है, उसके अर्थ को सबसे बेहतर तरीके से प्रदर्शित करता है। ए है, प्राकृतिक विज्ञानों को विद्यालयीय पाठ्यचर्या में महत्व देने की आवश्यकता है। बी है, जो विद्यार्थी प्राकृतिक विज्ञानों में अच्छे समझे जाते हैं उन्हें होशियार माना जाता है। सी है, चूँकि सामाजिक विज्ञान अनुपयोगी विषय है इसलिए वे प्राकृतिक विज्ञानों से हीन है। डी है, जिस तरह से विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है वह उन्हें सामाजिक विज्ञान को गंभीरता से लेने में उत्साही नहीं बनाता। हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा आंसर सही हो जाएगा डी। डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। जिस तरह से सामाजिक विज्ञान को पढ़ाया जाता है वह उन्हें सामाजिक विज्ञान को गंभीरता से लेने में उत्साही नहीं बनाता है। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। शुरू से ही दोस्तों एक बार पैराग्राफ को भी देख लेते हैं। इसकी विषय वस्तु को समझने में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों में ही रुचि नहीं होती। विद्यालयी चरणों के आरंभ से ही शुरू से ही ये बताया जाता है दोस्तों, शुरू से ही ये बताया जाता है कि सामाजिक विज्ञान कम महत्वपूर्ण है प्राकृतिक विज्ञान की अपेक्षा। सबसे महत्वपूर्ण होता है प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान गौण है। इसलिए ये बच्चों के दिमाग में हो जाता है कि सामाजिक विज्ञान अच्छा नहीं है, सबसे अच्छा वही है जो प्राकृतिक विज्ञान है। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपेक्षाकृत नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र इनके। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिस तरह से विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है वह उन्हें सामाजिक विज्ञान को गंभीरता से लेने में उत्साही नहीं बनाता। अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त सारांश में प्रयुक्त अनुपयोगी विषय का संदर्भ क्या है? अनुपयोगी विषय का संदर्भ क्या है? विकल्प है हमारा, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने से अच्छा पैसा देने वाली नौकरियां और भौतिक संपदा प्राप्त नहीं होंगी। बी है, सामाजिक विज्ञान एक विषय है जो इसकी उपयोगिता के लिए नहीं सीखा जाता। सी है, सामाजिक विज्ञान एक नीरस और कठिन विषय है जिसका शिक्षकों या शिक्षार्थियों के लिए कोई उपयोग नहीं है। डी है, सामाजिक विज्ञान के पास मानव सभ्यता में सुधार के लिए कुछ नहीं है। सुधार के लिए कुछ नहीं है। तो दोस्तों हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा आंसर सही हो जाएगा बी। आंसर हमारा सही हो जाएगा बी। आंसर हमारा सही हो जाएगा बी। सामाजिक विज्ञान एक विषय के रूप में है जो इसकी उपयोगिता के लिए नहीं सीखा जाता है। हमको शुरू से ही ये बताया जाता है कि सामाजिक विज्ञान केवल एक विषय के रूप में पढ़ना है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। आप भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, आप प्राकृतिक विज्ञान पढ़ेंगे, आप रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, आप इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के, बायोलॉजी पढ़ के आप डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, अच्छे पैसा कमाएंगे। सामाजिक विज्ञान पढ़ने से बेकार है, कुछ नहीं होगा, मास्टर बनेंगे। अगला है, आप कक्षा 8 में विद्यार्थियों को विविधता में एकता पढ़ा रहे हैं। अब विद्यार्थियों को प्रभावी तरीके से अवधारणा समझने के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधि को करेंगे? किस गतिविधि को करेंगे? हमारा विकल्प है, विद्यालय के समीप हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का मॉडल बनाना। बी है, पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा देने के बाद परीक्षा लेना। सी है, हमारे देश के नृत्य के विभिन्न प्रकारों पर फीचर प्रस्तुत करना और उनमें निहित समानताओं तथा अंतरों का मूल्यांकन करना। डी है, भारत के राज्यों के बीच नदी विवादों पर निबंध लिखना। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा आंसर सही हो जाएगा विविधता में एकता। सी, विविधता में एकता हमारे देश के नृत्य के विभिन्न प्रकारों पर फीचर प्रस्तुत करना और उनमें निहित समानताओं तथा अंतरों का मूल्यांकन करना। ये हमारे विद्यार्थियों को विविधता में
एकता को प्रदर्शित करेगा। विविधता में एकता हमारा अमूल्य धरोहर है। विविधता में एकता हमारा अमूल्य धरोहर है। आगे चलते हैं। एनसीईआरटी की सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों का उपागम है। ए है पाठ की तथ्यात्मक विषय वस्तु पर शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करना। बी है अवधारणाओं का उपसंहार करने के लिए परिभाषाओं का प्रयोग करना। सी है अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययनों और कथाओं का प्रयोग। डी है शिक्षार्थी को प्रश्न का एक सही उत्तर देना। दोस्तों हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? एनसीईआरटी की सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों का उपागम है। आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? आंसर हमारा सही हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर, सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने वाला लाभ नहीं है? दोस्तों इसका ध्यान दीजिएगा, नहीं है ये बहुत गलत होता है दोस्तों। ये ज़्यादा लोगों का ये गलत होता है। क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देते हैं, न और नहीं है और है, यही गलत होता है। नहीं है, उच्च ज्वार के कारण होने वाला लाभ नहीं है, इसका ध्यान दीजिएगा। हमारा विकल्प है इनसे विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। बी है पर्यटकों को लाने के द्वारा यह स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं। सी है नौ संचालन सरल होता है। डी है यह मछली पकड़ने में सहायक होता है। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा हमारा बी, यह उच्च ज्वार के कारण लाभ नहीं देता है। उच्च ज्वार के कारण इससे कोई लाभ नहीं होता है। इससे दोस्तों स्थानीय अर्थव्यवस्था में तो ये सहायक होता है, ये स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होता है, किंतु पर्यटकों को लाने में सहायक नहीं है। किंतु पर्यटकों को लाने में ये सहायक नहीं है। जब उच्च ज्वार भाटा आता है तो उस समय वहाँ विद्युत उत्पादन में तो सहायक है, नौ संचालन में भी सहायक होता है, मछली आसानी से पकड़ी जा सकती है, तो इसलिए यह स्थानीय अर्थव्यवस्था में तो सहायक है। इससे मछली भी आसानी से पकड़ी जा सकती है, मछली पकड़ना, बिजली के उत्पादन में ये सहायक है और नौ संचालन में भी सहायक है। तो इसलिए स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक है, लेकिन पर्यटकों को लाने में ये सहायक नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करता है? चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करता है। विकल्प है हमारा महिलाओं के कार्य पर दोगुना बोझ पर टिप्पणी कीजिए, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले 2 उपायों को लिखिए। सी है भारतीय स्वास्थ्य और भारतीय शिक्षा में सरकार की क्या भूमिका है। डी है सभी संक्रामक रोग जल जनित हैं, सत्य अथवा असत्य बताइए। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ए। यह विद्यार्थियों के आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करता है। महिलाओं के कार्य पर दोगुना बोझ पर टिप्पणी लिखिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा ए। यह चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करता है। यह चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करेगा। जब आपसे किसी विषय पर कोई निबंध लिखने के लिए कहा जाए, जब आपको किसी विषय पर निबंध लिखने के लिए कहा जाता है तो आप उसके बारे में एक चिंतन करते हैं, सोचते हैं कि इस पर लिखा कैसे जाए इसको। ये हमारे चिंतन कौशल को विकसित करता है, इसलिए ये विद्यार्थियों के आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करता है, इसलिए उसके चिंतन कौशल को विकसित करने में सहायक है। अगला क्वेश्चन है 37 से 38। यह केस अध्ययन को पढ़ने के उपरांत
अगले 2 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प है। दोस्तों, इसमें केस स्टडी भी आता है, केस अध्ययन भी आता है, जो ये पैराग्राफ की तरह है। केस अध्ययन भी आता है, जिसमें है रश्मि जिन लोगों से पहली बार मिलती है उनसे उनका उपनाम पूछने की उसकी आदत है। उसे भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था में उसे संबंधित व्यक्ति को रखना होता है। जाति पहचान के बारे में पूछने पर लोगों में बहुत नाराज़गी थी। दोस्तों, ये एक केस है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसी से संबंधित क्वेश्चन है, जिसकी तरफ बढ़ते हैं। रोज़ नाराज़गी उचित है क्योंकि शिक्षिका की अभिवृत्ति विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों पर आधारित है। बी है, इसका साफ संकेत है कि इसमें पैदा हुई रूढ़िबद्धताएं गलत नहीं है। सी है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं को जारी कायम रखती है। डी है, सामाजिकरण की आवश्यकता को उजागर करती है। सामाजिकरण की आवश्यकता को उजागर करती है। दोस्तों, हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा आंसर सही हो जाएगा सी। हमारा आंसर सही हो जाएगा सी। सी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक सामाजिकरण है। प्राथमिक सामाजिकरण है। ए, शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना। बी, किशोरावस्था के दौरान समाज से सीखना। सी, याद करना और शिक्षकों का अनुसरण करना। डी, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक संपर्क। दोस्तों, प्राथमिक सामाजिकरण कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक सामाजिकरण होगा ए। प्राथमिक सामाजिकरण ए, शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना। आंसर हो जाएगा हमारा ए। दोस्तों, बच्चा शुरू में परिवार में ही रहता है, परिवार में रहता है, फिर वह मित्रों के संपर्क में आता है, फिर वह समाज के संपर्क में आता है, फिर वह स्कूल जाता है। स्कूल जाता है तो मित्र, समाज, सबके परिवार में आता है, शिक्षकों से सीखता है। तो सबसे पहले बच्चा परिवार में ही सीखना शुरू करता है। इसलिए ये कहा जाता है कि बच्चों का सामाजिकरण की शुरुआत परिवार से होती है। परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है। प्रथम पाठशाला, परिवार को बच्चे की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। परिवार को बच्चे की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। प्रथम पाठशाला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा? सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा? तो दोस्तों, हमारा विकल्प है, सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। बी है, पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थी की सहायता करती है। सी है, उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान हैं। डी है, प्रकरण का वह हिस्सा जिसे विद्यार्थी ने कंठस्थ नहीं किया है। तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ए। आंसर हो जाएगा ए। सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक मतलब, निदान का मतलब होता है उपचार करना। उपचार करना, किसी गलती को सुधारना। सुधारना शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा? सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। ये निदानात्मक परीक्षण के द्वारा ही शिक्षक यह समझ पाएगा कि विद्यार्थी को सामाजिक विज्ञान सीखने में क्या कठिनाई हो रही है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है? खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है? दोस्तों, वहाँ ऊपर बताए थे, प्राथमिक क्रियाकलाप में आ जाएगा कृषि, मछली पालन और खनन।
खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है? विकल्प है हमारा, यह मानवीय क्रियाकलापों के सबसे आरंभिक रूप में से एक है। बी है, इससे सरकार को बहुत अधिक धन मिलता है। सी है, यह कर्मचारियों की सबसे अधिक नियुक्ति करने वाला है। डी है, इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन शामिल है। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा डी, यह भूमि के प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा इसका उत्पादन होता है। इसका उत्पादन भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से होता है, इसलिए इसको प्राथमिक की श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों कोयले का उत्पादन, कोयला एक प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए इसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? कोयला हमारा प्राथमिक श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि ये खनन खुदाई के द्वारा प्राप्त होता है। ये प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए ये हमारा प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। जो भी कोई चीज़ जो प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादित होती है वह प्राथमिक उत्पादन में आती है। जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो, प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो, वह प्राथमिक है। अगला है, 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकतर शिक्षित महिलाओं को स्कूल भेजने के बजाय उनके उदारवादी पिताओं तथा पतियों ने उन्हें स्कूल भेजने की बजाय घर पर पढ़ाया। विकल्प है हमारा, लड़कियों को घर पर पढ़ाने में पुरुषों को बहुत खुशी होती थी। बी है, लड़कियों को स्कूल पहुंचने के लिए सार्वजनिक स्थानों से गुजरते हुए यात्रा करनी पड़ती थी और उनकी सुरक्षा एक चिंता थी। सी है, उस समय इस बात का डर था कि स्कूल लड़कियों को घरेलू कार्य से रोकेगा। डी है, लोगों को भय था कि स्कूल लड़कियों को घर से दूर ले जाएगा। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा बी। हमारा आंसर हो जाएगा बी। लड़कियों को स्कूल पहुंचने के लिए सार्वजनिक स्थानों से गुजरते हुए यात्रा करनी पड़ती थी। उस समय स्कूल बहुत दूर थे, बहुत दूर स्कूल हुआ करते थे, इसलिए लोग लड़कियों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजते थे, उनको घर ही पढ़ाना बेहतर समझते थे, कोई साधन नहीं था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है? खनिज नहीं है। भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक, गहनों में प्रयुक्त सोना और चांदी, शोधन के लिए प्रयुक्त अपरक, पेंसिल में विद्यमान ग्रेफाइट। तो दोस्तों इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा सही हो जाएगा बताइए? सही हो जाएगा हमारा ए। एक खनिज नहीं है, नमक खनिज नहीं है। नमक को भूगर्भ से नहीं प्राप्त किया जाता है, इसको समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। इसको समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है, समुद्र के जल से प्राप्त किया जाता है, इसलिए यह खनिज नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए? अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। विकल्प है हमारा, तथ्यों का स्रोत लेख, प्रतिपुष्टि तंत्र, क्रियान्वयन और योजना। दोस्तों हमारा आंसर कौन सा सही होगा? आंसर कौन सा हमारा सही होगा? आंसर सही होगा ए। आंसर सही होगा ए। अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है तथ्यों का स्रोतलेख, यह अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। यह किसका हिस्सा है? यह भाषा शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह भाषा शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण होता है।
भाषा शिक्षण। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए है, सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विविधता के प्रति सम्मान आदि जैसे मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विस्तार करता है। बी है, चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबद्ध है इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। सी है, सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक सोच के लिए नींव रखता है। डी है, सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों से लेकर समाज के विविध सरोकार शामिल हैं। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा आंसर सही हो जाएगा बी। बी, चूँकि सामाजिक विज्ञान विषयों से संबद्ध है इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबद्ध है इसलिए इसकी खोज प्राकृतिक वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये मानव से संबंधित है और मानव से संबंध रखने के कारण इसका प्रयोग सटीक नहीं आएगा। इसका प्रयोग सटीक नहीं होगा क्योंकि मानव व्यवहार परिवर्तित होता रहता है और प्राकृतिक वस्तुएं परिवर्तित नहीं होती हैं। वो जो एक बार बन गई तो वह बन गई, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे चलते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त विचार को संप्रेषित नहीं करता है? तो इसमें हमारा विकल्प है, सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है। बी है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रति केवल भाषा शिक्षक ही न्याय कर सकते हैं। सी है, चूँकि भाषा महत्वपूर्ण है अतः सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को सामाजिक विज्ञान की परीक्षाओं में अवबोधन और व्याकरण के प्रश्न शामिल करने चाहिए। डी है, भाषा प्रयोग और अर्थ की प्रभावी समझ सामाजिक विज्ञान अधिगम के संवर्धित करता है। इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा सही हो जाएगा ए, सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को स्पष्ट करता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था के अर्थ को स्पष्ट करता है, इसमें से कौन होगा? उत्पादन बढ़ने और रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बी है, अर्थव्यवस्था से प्राप्त लाभ को सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों द्वारा समान रूप में बांटना। सी है, देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की सुनवाई होना। डी है, आर्थिक विकास के लिए राज्य और केंद्र दोनों के द्वारा उत्तरदायित्वों का बंटवारा। दोस्तों इसमें हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आंसर हमारा सही हो जाएगा कौन है दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्था के अर्थ को कौन स्पष्ट करेगा? इसमें हमारा सही हो जाएगा ए, उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सार्वजनिक और निजी, सार्वजनिक प्लस निजी के मिलने के कारण इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला है, कल्पना कीजिए कि आप खानाबदोश समुदाय के सदस्य हैं जो हर 3 महीने के उपरांत अपना रहने का स्थान बदलती है। यह आपके जीवन को किस प्रकार परिवर्तित करेगा? खानाबदोश का मतलब जो अपना जीवन इधर उधर घूम के व्यतीत करें, एक जगह स्थायी निवास न करें, उनको खानाबदोश कहते हैं या घुमंतु जीवन कहते हैं। इसमें विकल्प है हमारा
यह प्रश्न विद्यार्थियों को कम अहमवादी बनाएगा तथा सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा देगा। यह प्रश्न विद्यार्थियों पर बल देगा कि सामाजिक विज्ञान में मनन से ज़्यादा तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं। सी है, यह प्रश्न विद्यार्थियों को इसमें शामिल अवधारणा को बेहतर रूप से समझने के लिए नई परिस्थितियों में स्वयं को रखने में सहायता करेगा। डी है, यह प्रश्न यह सिद्ध करेगा कि विद्यार्थी का जीवन उस तरह की स्थितियों में जीने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक सुरक्षित और आनंदमय है। दोस्तों हमारा आंसर सही हो जाएगा सी। यह व्यक्ति को नई परिस्थितियों में स्वयं को रखने के लिए सबसे बेहतर है कि वह एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है तो उसको नई परिस्थिति, नया वातावरण मिलता है और वह अपने को उस वातावरण में किस प्रकार से ढालेगा इसका ज्ञान मिलता है उसको। आगे चलते हैं। कक्षा में लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे? चूँकि लड़के आगे जाकर अपने परिवार के लिए धन अर्जन करते हैं अतः उन्हें विद्यालय जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता को सार्थक रूप में संबोधित करने की आवश्यकता है। सी है, घरेलू कामों को उत्पादक कार्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। डी है, स्त्री और पुरुष के लिए भिन्न व्यवसाय है। अगला इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा हमारा बी। समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता को सार्थक रूप में संबोधित करने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक तार्किक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, नहीं करेंगे, नहीं है, नहीं है। प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, अन्वेषणात्मक प्रश्न, अभिसारी प्रश्न। डी है, बंद उत्तर वाले प्रश्न। बंद उत्तर वाले प्रश्न। हमारा आंसर हो जाएगा डी। हमारा आंसर हो जाएगा बंद उत्तर वाले प्रश्न। ये आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करते हैं। बंद उत्तर वाले प्रश्न, बंद उत्तर वाले प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता है? फिर यहाँ नहीं है, नहीं का दोस्तों शामिल ज़्यादा किए हैं क्योंकि यहीं कन्फ्यूजन होता है। आप लोग कन्फ्यूजन नहीं, गलती होती है, झटके में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और नहीं का ध्यान नहीं देते हैं, यहीं से गड़बड़ी होती है। इसलिए इसमें मैंने नहीं को ज़्यादा शामिल किया है, नहीं वाले क्वेश्चन को, जिससे कि ये गलती आपकी न हो। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसके बीच में उभार होता है, इसे नीला ग्रह कहा जाता है, यह पूर्णतः गोल है। तो दोस्तों पृथ्वी के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो हो जाएगा हमारा डी, यह पूर्णतः गोल है। दोस्तों पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोल नहीं है। पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोल नहीं है, गोल नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थल मंडल की विशेषता नहीं है? कौन सी स्थल मंडल की विशेषता नहीं है? तो विकल्प है हमारा, स्थल आकृतियां महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं, यह सही है। बी, इस मंडल में खनिज संपदा भी पाई जाती है, सही है। सी, पहाड़, पठार और घाटियां मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करती हैं, ये भी सही है। डी, पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है। 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है, ये हमारा ये गलत है, ये पृथ्वी के बारे में ये गलत है। तो हमारा उत्तर यही सही हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है, ये नहीं है।
पृथ्वी पर ही जल भी पाया जाता है। पृथ्वी पर ही जल भी पाया जाता है, पाया जाता है। दोस्तों, जलमंडल 71% जलमंडल पृथ्वी पर जल और स्थल दोनों पाए जाते हैं। जल 71% पाया जाता है और स्थल मंडल 29%। दोस्तों, ये सवाल पूछा जाता है कि पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत पाया जाता है। दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा, 71% जल और 29% स्थल मंडल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हालांकि भारत ने स्वतंत्र होने के बाद सार्वभौम वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया का चयन किया, कुछ मानदंडों के आधार पर कुछ संप्रभु राष्ट्रों में इसे रोक लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उन मानदंडों में से नहीं है? होगा धर्म, लिंग, संपत्ति और शिक्षा। दोस्तों, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? हमारा आंसर सही हो जाएगा संपत्ति। संपत्ति को उन मानदंडों में शामिल नहीं किया जाता है जो सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान करते हैं। वयस्क मताधिकार प्रदान करते हैं, उसमें संपत्ति को शामिल नहीं किया गया है। धर्म है, लिंग है और शिक्षा है। अलग अलग देश में मताधिकार देने का अलग अलग व्यवस्था है मताधिकार की, कहीं धर्म के आधार पर, कहीं लिंग के आधार पर, कहीं शिक्षा के आधार पर, लेकिन कहीं भी संपत्ति को शामिल नहीं किया गया है। जैसे सऊदी अरब में महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं है। सऊदी अरब में महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं है, ये लिंग के आधार पर हो गया। महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है? दोस्तों, फटाफट आंसर बताइए। जल चक्र, ज्वार भाटा, धाराएं, तरंग, ये कौन सा गतिमान जल गतिमान रहता है? महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। इसमें कौन सा हो जाएगा? यहाँ देखिए, फिर है गति नहीं है। किस जल में गति नहीं है? किस में गति नहीं होती है? ज्वार भाटा में भी गति होती है, धाराओं में भी गति है, तरंगों में भी गति है। जल चक्र में गति नहीं है क्योंकि यह एक क्रिया है। जल चक्र एक क्रिया है। आगे है, मौखिक इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्रोत सामग्री नहीं है? फिर नहीं, इसका ध्यान दीजिएगा। कौन सी स्रोत सामग्री नहीं है? स्रोत सामग्री नहीं है। तो दोस्तों, हमारा आंसर कौन सा सही होगा? ए है सैन्य विद्रोह के बारे में एक ब्रिटिश सैनिक का मौखिक वर्णन। बी है उस व्यक्ति की स्मृतियां जो विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान गया था। सी, एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है। डी है उन व्यक्तियों के घटना वृत्तांत जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसका ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नहीं था, प्रश्न में नहीं था। पूरा प्रश्न और विकल्प नहीं आ पा रहा है दोस्तों, सॉरी, ये थोड़ा गलती हो गई है। प्रश्न और विकल्प नहीं आ पा रहा है पूरा, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। अगली बार से ऐसा नहीं होगा। इसमें कौन सा सही होगा? इसमें सही होगा सी, एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है। यह मौखिक इतिहास को लिखने का स्रोत सामग्री नहीं है। लिखने की स्रोत सामग्री नहीं है। एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है। अगला है,
बच्चों के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावी होती हैं जब बच्चों के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावी होती हैं जब विकल्प है शिक्षिका उन्हें अपनी पाठ्य योजना को पूरा करने के लिए करवाती है। बी है शिक्षिका गतिविधि आधारित अधिगम के लिए अपने प्रधानाचार्य के आदेश को पूरा करने हेतु दिखावे के लिए करती है। सी है उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती हैं। डी है शिक्षिका यह जानती नहीं कि वह यह क्यों कर रही है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, इसमें सी हमारा आंसर सही हो जाएगा। उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करेगी, जिसको कह सकते हैं करके सीखना। यह बच्चों को सीखने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक अनुचित है? सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक यथार्थ के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाने में मदद करता है। बी है सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने और अपने विचार अभिव्यक्त करने में विद्यार्थियों की मदद करता है। सी है सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच हुए युद्धों के बारे में जान सकें। सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह मानवीय संबंधों की समझ अर्जित करने में मदद करता है। हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? दोस्तों इसमें अनुचित था प्रश्न में, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा हमारा सी हमारा आंसर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच हुए युद्धों के बारे में जान सकें। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना नहीं किया गया? हमारा विकल्प है हमारा राजाओं द्वारा शासित राज्यों का भारतीय संघ में सम्मिलित करने का प्रयास। बी है आर्थिक विकास। सी है पाकिस्तान में आने वाले शरणार्थी। डी है भारत पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा और कर्ज का बंटवारा। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा हमारा डी। इसमें सही हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है नीचे दिया गया प्रश्न पाठ के अंत में आओ चर्चा करें शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है। आपके विचार में साधारण पुरुष तथा स्त्री अपने कार्यों का विवरण सामान्यतया क्यों नहीं रखते थे? इस प्रश्न को पूछने की सार्थकता क्या है? ए है स्त्री पुरुष साधारण जीवन जीते थे, उनके पास ऐसा कुछ महान या महत्वपूर्ण सार्थक नहीं था जिसके बारे में वे लिखते। बी है यह अच्छा है कि चर्चा प्रारंभ की जाए और विद्यार्थी अपने तर्क प्रस्तुत करें। सी है वे प्रश्न जिनके तयशुदा उत्तर नहीं है उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न विद्यार्थियों को भ्रमित करेंगे। डी है इस प्रकार के प्रश्न अनुमान लगाने को प्रोत्साहित करते हैं इसलिए इन्हें नहीं देना चाहिए। हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? स्त्री पुरुष अपने कार्यों का विवरण सामान्यतः क्यों नहीं रखते थे? इस प्रश्न को पूछने की सार्थकता क्या है? हमारा आंसर सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा बी। यह अच्छा है कि चर्चा प्रारंभ की जाए और विद्यार्थी अपने तर्क प्रस्तुत करें। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेखकों द्वारा अभिव्यक्त एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अतीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है दोस्तों, इसका ध्यान दीजिएगा। यह केवल राजाओं और रानियों के समय के बारे में बात नहीं करता। बी है
यह किसान और शिल्पकारों जैसे कई समूहों और समुदायों के योगदान को बताने की कोशिश है। सी है, यह इस विचार पर बल देता है कि भारत का केवल एक अतीत नहीं बल्कि अनेक अतीत हैं। डी है, यह पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में है। दोस्तों इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा हमारा डी, यह पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में है, ऐसा नहीं है। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और इसका आखिरी क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दौरान ज़्यादातर लोगों को लगता था कि शिक्षा में स्त्रियां बिगड़ जाएंगी। उपरोक्त वाक्य में बिगड़ जाना शब्द का संदर्भगत अर्थ बताने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? यह है, यह उन्हें और अधिक धन देगा। बी है, शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती। सी है, वे अपवित्र हो जाएंगी। डी है, स्त्रियां पुरुषों की तुलना में ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। इसमें हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा आंसर सही हो जाएगा बी। इसमें हमारा आंसर सही हो जाएगा बी। दोस्तों इसमें है स्त्रियां बिगड़ जाएंगी। बिगड़ जाना का अर्थ है शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती। ये लोगों को डर था कि जब स्त्रियों को शिक्षा मिलने लगेगी तो वो अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से, जो उनकी भूमिका थी, उससे वो दूर होने लगेंगी। इसलिए यहाँ बिगड़ जाना शब्द का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एनसीईआरटी और एससीईआरटी का निचोड़। तो दोस्तों इसको कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिएगा, ये ज़रूर आएगा इसमें से क्वेश्चन। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये था प्रश्नों का तांडव। तो आज ये प्रश्नों का तांडव यहीं समाप्त होता है। कल फिर प्रश्नों का तांडव पार्ट 2। दोस्तों ऐसे हम 500 प्रश्न करवाएंगे। 500 प्रश्नों के तांडव में 500 प्रश्नों को शामिल किया गया है। दोस्तों ये 500 प्रश्न हैं, इसमें से आपको 60 क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे। 60 क्वेश्चन आपको 60 ही चाहिए, 60 फंसना ही फंसना है। ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ है दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कल। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए जिससे कि आपको लाभ मिले। थैंक यू। फिर कल मिलते हैं।